अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू। अनफॉर्चुनेटली आज आमना मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रही न्यूयॉर्क से। टुडे इज़ हर लास्ट डे इन न्यूयॉर्क। तो उन्होंने कहा कि आज मूसा ने छुट्टी की है पूरा दिन, कि उनको घुमाए फिराए। तो मैंने भी कहा ज़रूर आमना, आप आखिरी दिन अपना इंजॉय करें। कल इंशाल्लाह थर्सडे को शी इज़ गोइंग टू बी फ्लाइंग बैक इंशाल्लाह, और फ्राइडे और एनीवे सो इंशाल्लाह शी इज़ गोइंग टू बी बैक बाय सैटरडे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जब एक बार आमना वापस आ जाएंगी तो अगला जो हमारा रिव्यू है, जो कि यूजुअली आप लोग सैटरडे को देखते हैं, जिसमें हम वेंसडे और थर्सडे वाले ड्रामे रिव्यू करते हैं, वो हम आमना के साथ कर लेंगे। सो वेंसडे थर्सडे को, इस वेंसडे थर्सडे को ख़त्म होने जा रहा है मोहम्मा। उसके अलावा नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है शिदाई, और उसके अलावा मिर्ज़ा की हीर की 2 एपिसोड्स आती हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रामे थे मुझे लगा। खैर, जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे ड्रामे एक जैसे हैं यार, पाँचों जो उंगलियां होती हैं वो सारी आपको प्यारी होती हैं अपने हाथ की। इसी तरह आपको ये, हमको भी ये सारे ड्रामे पसंद हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय ये कि मोमा की आखिरी एपिसोड आप ना मिस करें और शदाई की पहली 2 एपिसोड्स मिस करें, ये वाला कर लें, कोई बात नहीं, अगला वाला हम साथ में कर लेंगे। सो संडे को इंशाल्लाह मैं और आमना रिकॉर्ड करेंगे वो वाला रिव्यू, जो कि आप देखेंगे मंडे को। पहले भी आप लोग मंडे को ही हमारा वो रिव्यू देखते थे जो वेडनेसडे थर्सडे वाले ड्रामास का होता था। तो इस हफ्ते थोड़ा सा ये हमें मार्जिन दे दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब आमना वापस आ जाएंगी, फिर हम प्रॉपरली अपने जो सारे रिव्यूज़ हैं इनको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज आपको बोर ना करूँ, और जल्दी-जल्दी, जो कि पॉसिबल नहीं है मुझे पता है, जल्दी-जल्दी तो रिव्यू हो नहीं सकता। अकेले भी मैं बातें करना शुरू करता हूँ तो 1.5 घंटा हो जाता है, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटा ना हो। हमारे पास 3 ड्रामे हैं, तीनों ही बड़े ज़रूरी ड्रामे हैं। उनमें 2 किस्तें हैं हमारे पास, गुलाम बादशाह सुंदरी की, जिसको देखते हुए मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात खुद ही पैदा होना शुरू हो गए। यकीन जानिए, मैं जब देखना एनीवे उसकी हम बात करेंगे। हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं कफ़ील की, वेरी इंपॉर्टेंट 2 एपिसोड्स, और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं सिर्फ शबाना की, और यू कुड से आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 2 एपिसोड्स। तो ये 3 ड्रामे, वक्त की कोई कमी है तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा वक्त ना लें। फ़िलहाल आप कहीं मत जाइएगा, वक्त तो अच्छा था एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। अच्छा जी, शुरू करेंगे आज की हमारी डिस्कशन सिर्फ शबाना से। इश्क से भर गया। सिर्फ शबाना में एक चीज़ जो मैंने बहुत मिस की वो था ऑब्वियसली बावला। जैसे कि मैं पिछले कई हफ्तों से कहता आ रहा हूँ, मैंने दूर आपका इंटरव्यू भी इसीलिए किया क्योंकि बावला इज़ राइट नाउ माय फेवरेट कैरेक्टर। एक्चुअली नाउ ही इज़ गॉट टफ कंपटीशन फ्रॉम सलमान एंड सानिया। बट नो, बावला स्टिल एट द मोमेंट, एज ऑफ नाउ, सलमान और सानिया की तो दोनों का कपल मुझे बहुत पसंद है ना। बावला एज अ सोलो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। सो बावला राइट नाउ इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑन टेलीविजन। सो जब मैंने जो इस हफ्ते की पहली एपिसोड थी सिर्फ शबाना की, उसमें बिल्कुल बावले को नहीं देखा, और अगली एपिसोड में सिर्फ एक सीन देखा, एक दो सीन्स देखे, 2 सीन्स थे देखे बावला के, तो थोड़ा सा मुझे वो वाला फोमो हुआ कि यार, फोमो तो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा मुझे वो महसूस हुआ कि यार ये रह गया, बावले के और सीन्स होने चाहिए थे। लेकिन उसके बरक्स जो हुआ ड्रामे में, आई वोंट से कि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ, जो कि अच्छी बात है। तो जिस तरह से हमने देखा कि शबाना जब कराची मूव इन कर जाती है और वो पहुंच जाती है अदील के कैरेक्टर के अपार्टमेंट में, तो आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है कि यार, कि अच्छा, हाउ इज़ दैट सो इजी, लाइक कि पूरे कराची में, इतने बड़े शहर में, उसको कोई और जगह नहीं मिली, और वो कबीर के ही अपार्टमेंट में उसने लैंड करना था। और फिर जिस तरह से कबीर आ जाता है अपार्टमेंट में दरवाज़ा खोल के सब कुछ, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ पे they've taken a bit of a stretch, but you're like, okay, that's okay, once you give room to it, उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है सारी, आप उसको सीरियसली ले लेते हो। तो वो मुझे अच्छा लगा, जो इंटरेक्शन थी शबाना की और कबीर की। कबीर जिस तरह से
पहले उसको ऑफ़र करता है कि यार मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँगा, नो वरीज़ आप यहाँ पे रहें। अब ये बिल्कुल अगर इनकी कभी मुलाकात ना हुई होती, इनकी ज़ीरो इंटरैक्शन होती पहले, तो फिर मैं कहता कि यार ये बहुत ही अब्सर्ड है। लेकिन कबीर के एंड से क्योंकि हमने देखा है कि शुरू में जब उसकी फ़ोन पे बात होती है तो वो इंट्रिग्ड होता है कि यार ये कौन लड़की है जो मेरे से इस तरह से बात कर रही है। फिर वो दोबारा उसके बारे में एक आध बार सोचता है कि यार वो उस लड़की का मुझे फ़ोन आया था बगैर उसको देखे। इवेंचुअली जब उसको देखता है वो भी सीन हमने देखा जब शबाना की मंगनी हो रही होती है। तो आपने कबीर का इतना इंटरेस्ट शबाना में देखा हुआ है फॉर दिस टू मेक सेंस टू यू। ग्रांटेड कि शबाना के एंड से आपने कबीर में इतना इंटरेस्ट नहीं देखा, लेकिन इंटायरली अनबिलीवेबल सिचुएशन आपको लगना बंद हो जाती है जब आप ये देखते हैं कि कबीर किस तरह से उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। वो जो पूरा सीन था कि शबाना के एंड से शबाना रुकती भी नहीं है, शबाना फौरन से अपना सामान उठाती है और नीचे चली जाती है। और वो उस घर में रुकना पसंद नहीं करती, लेकिन वही जो होता है यूजुअली इस तरह की अकेली लड़की के साथ रात को कि उसको कोई ना कोई मोबाइल छीनने वाला टकर जाता है, तो उसको भी मोबाइल छीनने वाले मिल गए। तो उस पूरे एपिसोड के बाद कबीर उसको जिस तरह से वापस घर लेके जाता है, उसको कंसोल करता है, वो अच्छा था देखने में। आपको एकदम जो पिछले हफ्ते तक मैं शबाना और बावला को रूट कर रहा था और मैं चाहता था कि सिर्फ शबाना, और कि मैं एक्चुअली तो ये चाहता था कि शबाना और बावला की शादी हो जाए। अब मुझे कबीर का शबाना का ख्याल रखना बुरा नहीं लग रहा, यू नो, इफ दैट मेक सेंस। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं शबाना और कबीर को रूट करना शुरू हो गया हूँ, लेकिन मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम लाइक ओके, हमने वो एक डायनामिक देख ली इन इन दोनों की एज अ कपल, बावला और शबाना को। बट कबीर और शबाना को भी एज अ कपल आई वॉज एबल टू डाइजेस्ट। इसके मेरे जब मैंने सोचा कि इसकी क्या वजह हो सकती है, तो एक तो इसमें सुहाय का बड़ा क्रेडिट है, बिकॉज सुहाय और दुराब के बीच में जो सीन्स हैं वो बहुत जानदार, बहुत मज़े के हैं। इसी तरह सुहाय और अदील के बीच में जो सीन्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंगेजिंग है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये ज़बरदस्ती का एक ट्रैक है, जो कि लग सकता था, बिकॉज हम जिस तरह से इंगेज थे बावला के और शबाना के पूरे ट्रैक में, एन मुमकिन था कि जब कबीर उस बीच में कबीर एक लव ट्रायंगल की सूरत में जो एंटर हुआ है इस डायनामिक में, तो हमें शायद कबीर बुरा लगना शुरू हो जाता। तो अदील को भी इस बात का क्रेडिट है कि अदील ने जो कबीर का किरदार है उसको इस तरह से निभाया कि आपको वो बुरा नहीं लगता बवजह नहीं, इवन दो कि बावला है शबाना की ज़िंदगी में। और बट एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो मुझे थोड़ी सी और तो नहीं कहूँगा, वो थी अदील की दाढ़ी। जो नोटिस कि अदील की दाढ़ी यहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ से इतना जो स्पेस था बिटवीन द साइड बन्स और यहाँ तक, इट वाज क्लियर। तो ये मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक लगी। यूजुअली दाढ़ी जो है वो या आप यहाँ से शुरू करते हैं, जो फ्रेंच बियर्ड टाइप होती है, या कम दाढ़ी जो रखना चाहते हैं, या आपकी पूरी होती है। ये मुझे मैंने एक्चुअली पहली बार ज़िंदगी में देखा किसी को जिसकी दाढ़ी यहाँ से शुरू हो रही थी। तो वो एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा अदील की स्टाइलिंग को लेके एक एक एस्पेक्ट। बट जो दादी का पूरा ट्रैक था, दादी बीमार हो जाती हैं तो शबाना अस्पताल पहुंच जाती है। एक सेकंड पहले तक शबाना कंप्लेन कर रही होती है कि भाई आप मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, आपको क्या क्या अब मिल रहा है अकेली लड़की देख के। बट साथ ही जब कबीर की दादी का वाक़या होता है तो शबाना कहती है ओके आई विल कंपनी यू, मैं साथ चलती हूँ, आप अकेले ना जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट अगेन ऑड नहीं लग रही हैं। इस सोचने को मैंने ये भी सोचा कि यार कि शबाना जब सड़क में घूम रही है कहीं दूर सदर में सालार का दफ्तर ढूंढ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले, मुझे किरदारों के नाम याद आ रहे हैं, याद रह रहे हैं। तो सालार को वो ढूंढ रही है, तो कबीर ने उसको स्पॉट करना था इतने बड़े शहर में, इतने बड़े कराची में। जैसे वो कबीर के पहले अपार्टमेंट में लैंड किया, इसी तरह सदर के उसी जगह पे कबीर की खिड़की में से उसको शबाना इतनी दूर से नज़र आ गई और कबीर ने पहचान ली है। इसी तरह जब शबाना जब हॉस्पिटल से घर जा रही होती है, रास्ते में वो सलार को स्पॉट कर लेती है इतने बड़े कराची में। तो ये जो इत्तफाकन चीज़ें कुछ सिर्फ शबाना में हो रही हैं, आई वोंट लाई, वो दे डू रेज माई आईब्रो अ लिटिल बिट कि यार कि ये बहुत प्लॉट की कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगता है सिर्फ शबाना को देखते हुए। बट देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा बावला का, जो वो अपने जो दुकान के पड़ोस में जो
शख्स होता है जो उससे वो गुफ्तगू करता है, और जिस तरह से शबाना के नाम पे वो बदतमीज़ी करने लगता है, तो वो उसको रोक देता है बावला। और फिर जब वो कहता है क्या हुआ बावले भाई, तो वो कहता है बावला नाम नहीं है मेरा, बिलाल अहमद। तो वो बंदा भी डर जाता है, कहता है ओके बिलाल भाई। क्या हो गया बावले? बिलाल अहमद। ठीक है बिलाल भाई, ठीक है। तो एक जो आप तब्दीली देख रहे हैं बिलाल के अंदर, देखिए मैं भी उसको बावला नहीं कह रहा, मैं भी उसको बिलाल कह रहा हूँ। वो बहुत पुरअसर है तब्दीली, इम्पैक्टफुल तब्दीली है। आपको ऐसे नहीं लगता कि यार ये क्या हुआ इस बंदे को। दुराब ने जो इमोशंस हैं इमरान के, बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाए हैं। इमरान नाम है ना बावले का? हाय, अगर मैंने ये नाम गलत ले लिया तो सोचें। तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे के साथ भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, जिस तरह से वो डिसाइड करते हैं कि मैं किराया नहीं लूँगा, हम प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। आई हैव टू ऑल्सो से मुस्लिम ने बहुत अच्छा रोल निभाया अपना। ही इज़ क्वाइट एंटरटेनिंग। और काफ़ी जो मुस्लिम ने अंग्रेज़ी बोली है अपनी तरफ से सही बोली है, लेकिन जो गलत अंग्रेज़ी बोली है वो एक्चुअली मज़ेदार है। चुटकुले जो हैं मुस्लिम ने, ही इज़ डन अ गुड जॉब। सो ओवरऑल अगर आप सिर्फ शबाना को देखें, इट्स एन एन्जॉयबल वॉच। आपको देख के मज़ा आता है। हाँ, आप एक दो जगह पे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है। बट ओवरऑल कहानी ऐसी है, किरदार ऐसे हैं और अदाकारों ने एक्टिंग इस हिसाब से की है कि आपका दिल चाहता है कि आप ड्रामा देखें और आप मज़ीद किस्तें देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। एटलीस्ट मैं एक्साइटेड हूँ मज़ीद किस्तें देखने के लिए। आपको क्या लगता है? और आप सिर्फ शबाना की, ये टेढ़ा क्यों है माइक मेरा, ये टेढ़ा क्यों है माइक से, आप सिर्फ शबाना के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये एपिसोड्स कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑन दैट नोट ख़वातीन व हज़रात, मूविंग ऑन टू कफील। कुछ तो भूल। हाँ जी, कफील में दो फ्रंट्स पे मुझे लगा मेजर डेवलपमेंट हुई। दो फ्रंट्स ऐसे जिनको मैं एंजॉय करता हूँ कफील में। हालांकि तीसरे फ्रंट पे भी हल्की फुल्की एक डेवलपमेंट हुई जिसको मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जो बाकी के दो फ्रंट्स पे मेजर डेवलपमेंट हुई उसको मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो पहले बात करते हैं सुबुक की। सुबुक जिस एतबार से और जिस तरह से दनानीर की तरफ अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, एक जगह मैंने भी क्वेश्चन किया होगा कि यार क्यों। और ड्रामे में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किरदारों के थ्रू हर बंदा ही ऑलमोस्ट उसकी इस डिसीजन को क्वेश्चन कर रहा है। और सही है, ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि यार इतनी क्या बड़ी बात है, लेकिन वो जो एक पूरा सीक्वेंस था, ऑलमोस्ट अ मोनोलॉग जो आशिर ने डिलीवर किया, इट वाज हार्ट रेंचिंग। वो आप जब देखते हैं कि जिस तरह से वो कहता है अंकल एक सेकंड मेरे साथ आए। अंकल आप 2 मिनट आएंगे मेरे साथ प्लीज, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। और पूरे अपार्टमेंट का टूर कराता है दनीन के बाप को, और वहाँ पे एक बताता है कि ये देखें ये नल है, ये लीक होता रहता है पानी इसमें से हर वक्त, और नाला आगे से बंद है, और जब ये बंद हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे बैठ के, मैं और मेरी बहनें कचरा हटाते हैं हाथ से अपने। नाला ब्लॉक हो जाता है और जब नाला ब्लॉक होता है और ये सिंक ब्लॉक हो जाता है तो हम इस तरह बैठ के, मैं और मेरी बहनें हाथों से कचरा निकालते हैं। इतना छोटा सा हमारा बाथरूम है, जितना आपका सर्वेंट क्वार्टर का बाथरूम होगा उससे भी छोटा ये बाथरूम है। 2 टोटल बेडरूम्स हैं, एक में मेरी बहनें सोती हैं, एक में मेरी वालदा सोती हैं, और वो डिस्टर्ब ना हो क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं एक्चुअली बाहर सोता हूँ, जो आपने मेरा बिस्तर। आप वो सारा सीन देख रहे होते हैं, एंड आई मस्ट से एक्सलेंट द एक्टर हु इज प्लेइंग दनीन्स फादर, the reaction in silence. The silence is also important. At times you don't have to necessarily react to someone's dialogues or someone's plight with a dialogue. जिस तरह से वो चेहरे पे एक्सप्रेशन लेके दनीन का बाप फॉलो कर रहा होता है सुबुक को, और फिर जब पूरी वो सुबुक की दास्तान सुन लेते हो, कहता है कि ठीक है बात हमने कर ली अपनी, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ हैव अ सीट। एंड देन ही सिट्स डाउन एंड ही सेज मैंने आपकी तहम्मुल से, सब्र से पूरी बात सुनी बगैर इंटरप्ट की, अब आप 2 मिनट देना, अब मेरी भी पूरी बात सुनना, तहम्मुल से सुनना और इंटरप्ट ना करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी सारी बातें खामोशी और तसल्ली से सुनेंगे। और फिर वो जिस तरह से अपनी कहानी शेयर करता है कि उसको
उसने रेडी से अपना काम शुरू किया होता है, कहता है मैंने ठेले से काम शुरू किया, मैं प्लास्टिक के बर्तन या चीज़ें बेचता था, मुझे दरीन की वालदा पसंद आ गई एंड आई वाज लाइक शी सो रिच, मतलब मोहल्ले के सबसे अमीर घराने से उसका ताल्लुक था, मुझे मेरा प्रपोजल वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगी। 5 साल मैंने परसू किया, उसके बाद मैंने भी तुम्हारी वाली सोच अपनाई, मैंने कहा ठीक है मैं अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता वो तकलीफ से गुजरे। ये बात उसकी माँ ने, उसके बाप ने सुन ली और उसने ये कहा बाप ने कि नहीं तुम रिश्ता ले आओ, क्योंकि बाप ने ये देखा कि यार इस लड़के की नीयत कितनी अच्छी है। सो सिमिलरली व्हाट दनीन्स फादर मेंट टू से, उसके मैं तुम्हें देख रहा हूँ सुबह, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, और 2 लोगों का नसीब जब उनकी शादी होती है तो उनका नसीब जुड़ जाता है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। तुम्हें क्यों नहीं यकीन होता कि दनीन की वजह से तुम्हारा नसीब बदल सकता है? तो रास्ते खुल जाते हैं। मैंने भी तो देखो रेडी से काम शुरू किया तो किस तरह जब मेरी शादी हुई तो मेरे बिजनेस में बरकत डली और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। ना मैं देख रहा था कहीं पे कुछ कमेंट्स आप नज़रों से गुजर जाते हैं तो वो लिखा हुआ था कि यार ये तो बहुत ओवरली सिंपलिस्टिक है ये पूरी चीज़, और मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दिस इज़ समथिंग आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो एंड आई हैव सीन कि जब 2 लोगों के एक्सक्यूज मी, जब 2 लोगों का नसीब जुड़ता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ये कोई इतनी भी अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक उमैरा अहमद द राइटर एंड आई ascribe टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट, वेयर अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी नीयत अच्छी है और इस वक्त आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा करके, द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, अल्लाह पर भरोसा करके अगर एक स्टेप ले लेते हैं तो फिर रास्ते भी खुद ही बन जाते हैं, रिस्क भी आपके पास खुद ही आ जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ओनली ट्राई। असल जो फैसला करना है आपके रिस्क का वो अल्लाह ने करना है। मुझे एक्चुअली ये थॉट बहुत पसंद आई। आई नो दैट सम पीपल थिंक कि यार ये बहुत ही आइडियल सिनेरियो है और ऐसा कैसे होता है, बट इन दिस केस आई फुली अंडरस्टैंड कि ये उमैरा अहमद साहिबा ने ये जो इसको शेप किया है, इस सीन को, इस सीक्वेंस को, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उससे रिलेट भी करता हूँ। बाद में आपने देखा कि दनीन के वालिदैन की पूरी एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वहाँ पे मुझे एक्चुअली शक हुआ कि शायद दनीन के वालिद ने ऐसे ही ये कहानी सुना दी हो, ये भी हो सकता है। बट इसके क्या चांसेस हैं ये मुझे नहीं पता। मुझे ऐसी एक थॉट आई, आफ्टर थॉट आई कि जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं लॉन में और वो कहती है कि आपकी बात हो गई सुबुक से या नहीं, तो हो सकता है उन्होंने ऐसे सुबुक को कन्विंस करने के लिए, हौसला देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये बात कर दी हो। लेकिन अगर ये असल कहानी भी है दनीन के फादर की, तब भी मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अनरियलिस्टिक कहानी नहीं है। आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट दिस वाज शोन इन दिस मैनर। दूसरी जो मैं अगेन आशिर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ओवरऑल। अगर कफील में आप पूरा देखें, आशिर ने जिस तरह से सुबुक का किरदार प्ले किया है थ्रू आउट पहले दिन से, इज डन अ फैबुलस जॉब। और सुबुक के अंदर जो एक इमोशनल टर्मोइल तो नहीं है, जो एक मल्टीट्यूड ऑफ इमोशंस जो वो महसूस करता है, माँ के लिए, बहनों के लिए, दनीन के लिए, बाप के लिए। बाप के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जब ग्रोसरीज देने जाता है और साथ में फिर एक लिफाफा भी बाप को पकड़ाता है, उसमें कुछ पैसे होते हैं और जामी एज ऑलवेज बेशर्मों की तरह वो लिफाफा खोलता है और पैसे ले लेता है बीच में से, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। तो ओवरऑल जिस तरह से दिखाया गया सुबुक को, उसको उसका सुबुक के किरदार का एसेंस कैप्चर आशिर ने जैसे किया है, ब्रावो, आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड अप्रिसिएशन फॉर दैट। दूसरी मेजर डेवलपमेंट कफील में जो हमने देखा, पूरा ट्रैक है ज़ेबा का। ज़ेबा की खुला तो हो गई, और खुला के बाद अब जिस तरह से जमाल कोशिश कर रहा है ज़ेबा की ज़िंदगी में किसी तरह से वो हिस्सा डाल सके, और वो जो पूरा सीन था सुपरमार्केट में ज़ेबा ग्रोसरीज के लिए जाती है और जामी वहाँ पे पहुँच जाता है, जमाल कहूँगा मैं तो, जमाल वहाँ पे पहुँच जाता है और बहुत क्यूट था वो पूरी उन दोनों की इंटरेक्शन, जिस तरह से वो संभाल लेना शुरू करता है। वो फिर वो कहता है मुझे तो पता नहीं है किसी चीज़ का, आप मेरी हेल्प करेंगी? तो कहता है क्यों, कहती है क्यों आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए, और वो सारी जो बात है तो
फिर वो बातों बातों में निकाह और वो सारी जब उसको सिचुएशन पता चलती है तो वो कहता है भाई मेरे बेटे का निकाह था, मेरा निकाह नहीं था। नहीं नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ, वो मेरे बेटे का निकाह हुआ है। मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि आपको रिश्ता भिजवाऊँ और उसके बाद निकाह करने बैठ जाऊँ। तो शी सेज़ कि पिछली बार भी तो आपने, पहली बार भी तो यही किया था। पहली दफा भी तो यही किया था आपने। ऐसा उसका क्यूट क्विप। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया था, ये आपने किया था। बट दैट वाज रियली क्यूट। और फिर वो कहती है कि मैं इद्दत में हूँ। मैं इद्दत में हूँ जमाल साहब। और जब वो कहता है कि खाने पे चलते हैं, वो कहती है मैं इद्दत में हूँ भाई, खाने वाने का कहाँ से सीन हो गया, ये तो मेरी मजबूरी है काम करना और ग्रोसरीज करना, वरना ये भी ना मैं करती। कहता है ठीक है। फिर वो भी क्यूट था कि जब वो गाड़ी में बैठती है तो वो पीछे बैठती है और वो आगे बैठ के गाड़ी चला रहा होता है। और वो कहता है कि अगर आप इद्दत में ना होती तो मैं आपको पता है अपनी दिल की बात शेयर करते थे कुछ। अ पार्ट ऑफ मी वाज आल्सो लाइक यार डूड, सारी बातें हो गई, शॉपिंग भी तुम लोगों ने इकट्ठे कर ली है, तो पता नहीं इद्दत ने कैसे तुम्हें रोका हुआ है, घर भी तुम उसको छोड़ रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने। और फिर हाँ, फिर वो घर पहुंच जाता है, फिर वो घर में एंटर, जो सुबुक के इंसिस्ट करने पे वो अंदर भी आ जाता है। फिर वो टिंडे बने होते हैं, क्या बना होता है वो भी बड़े शौक से खाता है, पूरी इंटरेक्शन होती है। फिर उसके बाद वो मैसेज भी करता है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ अगर वो इद्दत में है तो फिर तो ये सारी चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। जब वो उसको शी इज़ मेकिंग श्योर कि भाई कि अभी मैं, वो कह भी रही है कि भाई मैं अभी इद्दत में हूँ तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे जहन में, आई वोंट लाई, ये आई बात कि यार कि फिर तो रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपर तरीके की होनी चाहिए ना। फ़ोन करना या जामी जिस तरह से उसको मैसेज भेजता है रात को कि क्या मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ, या जो भी वो अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डालता है मज़ीद। तो अगर ये सब कुछ है तो क्यूट और दिखाना ही था, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी। ये 2 महीने का वक्त गुजार देते इद्दत का, 3 महीने का, 3.5 महीने का वक्त होता ना, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसके बाद ये दिखा देते। इसमें क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि ये सीन्स आपने फ़ौरन ही इद्दत के दौरान ही ज़ेबा और जमाल के बीच में दिखाने हैं। ऐसी सोच है मेरे ज़हन में। तो आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बहरहाल क्यूट बहुत थे उनके मोमेंट्स। और फिर इस तरह से जमाल, पहले तो हाँ मैं सुबह का वो सीन भी भूल गया कि जो वो ज़ेबा की दोस्त के पास जाता है और जिस तरह से वो वहाँ पे ऑब्वियसली शर्मा रहा होता है, घबरा रहा होता है, अपनी माँ की शादी की बात किसके लिए करना आसान होगा, इट इज़ एन ऑकवर्ड सिचुएशन। बट जिस तरह से वो दिल बड़ा करके आंटी से बात करता है, वो कहती है कि ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है, और ऑल्सो नीड टू टेल यू फ्यू थिंग्स। तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली लगा कि शायद जब सुबुक जमाल को कहता है कि आप घर के अंदर आ जाएं, तो मे बी वीव रीच दैट स्टेज कि कुछ टाइम गुजर गया है और जमाल एंड सुबुक हैव इंटरेक्टेड and through the friend, mama's friend, and so they've all kind of like planned, and now they are like, you know, trying to, they're in that, on they've reached that stage where जहाँ पे वो ज़ेबा को कन्विंस करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये प्री प्लान तरीके से हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं था। तो वो अगर दिखा देते कि थोड़ी सी ब्रेक आ गई है, कुछ महीने गुजर गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज़ेबा की भी खुला हुई है, बहुत बड़ी चीज़ है। 24-25 साल उसने एक टॉक्सिक मर्द के साथ गुजारे हैं और फाइनली शी इज़ फ्री। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, वो सुकून का सांस लेती है अपने घर में आके बिस्तर पे बैठ के। तो व्हाट इज़ द रश, व्हाट इज़ द अर्जेंसी, ये बातें मेरे जहन में ज़रूर आई कि यार कि इतनी जल्दी ज़ेबा को वैसे भी वो नहीं मूव फॉरवर्ड कर सकती, चाहे जैसा भी उसका रिलेशनशिप हो, अच्छा हो, बुरा हो, टॉक्सिक हो, नॉन टॉक्सिक हो। लेकिन एक इतना साल एक शादी में रहने के बाद अब फाइनली वो शादी ख़त्म हुई है और अभी उसकी इद्दत भी नहीं ख़त्म हुई, और उसके बीच में ये जमाल जो है वो वापस आ गया उसकी ज़िंदगी में, और वो एक नया जो चैप्टर है उसकी ज़िंदगी का, उसकी शुरुआत हमें ऐसा लग रहा है कि होने जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे ये रश्ड लगा सब कुछ। अगर यहाँ पे टाइम लैप्स डाल दे, क्योंकि और क्या ऐसी चीज़ हुई है ख़ास इन एपिसोड्स में या इस दौरान जो कि वेट नहीं कर सकती थी। अगर यहाँ पे 3-4 महीने का, इवन 6 महीने का भी अगर टाइम लैप्स डाल देते तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं होना था। बहरहाल जो मूवमेंट है वो अच्छी है,
टाइमिंग का फ़र्क है लेकिन मूवमेंट अच्छी है। जिस तरह से जमाल जाता है और ज़ेबा की वालदा और भाई से बात करता है वो भी मुझे अच्छा लगा कि यार इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि जी मैं आपकी आया था घर पे रिश्ते के, आपकी छोटी बेटी के रिश्ते के लिए। मैंने मना इसलिए कर दिया था बिकॉज मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता था। फिर आपकी बड़ी बेटी की शादी हो गई थी ऑलरेडी, मेरी भी शादी हो गई कहीं। माई वाइफ पास्ड अवे एंड नाउ आई फाउंड आउट दैट योर डॉटर हैज़ टेकन अ डिवोर्स, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। अम्मा का रिएक्शन ऑब्वियसली वही होता है जो उनका, जो इतने सालों से उन्होंने बेचारी ज़ेबा का बेड़ा गर्क किया, उसमें सबसे बड़ा रोल अम्मा का ही है। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो वो फिर भी वही रिएक्शन, अभी भी वही रिएक्शन देती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, हाय शर्म नहीं आती, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। भाई का मुझे रिएक्शन बहुत अच्छा लगा, समझदार आदमी है और जिस तरह से वो कहता है कि भाई मेरी बहन ने बहुत सफ़र किया है। कहाँ थे ये दुनिया वाले, कहाँ थी ये सब लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहाँ थे जब मेरी बहन के पास खाने को पैसे नहीं थे। जब मेरी बहन के बच्चे अपने घर पर भूखे फाके काट रहे थे तो इस दुनिया ने उनके घर में राशन डाला। क्या किया इस दुनिया ने? कुछ करने को कुछ उसके पास हेल्प नहीं थी, कुछ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार तुम तो अमीर थे, तुम्हारी तो अच्छी ज़िंदगी थी, तुम्हारी जो दूसरी बहन है वो भी आर्किटेक्चर पढ़ के या अच्छा खासा संभल गई थी। चलो शुरू के सालों में नहीं, लेकिन बाद के सालों में तुम लोगों को चाहिए था कि तुम लोग ज़ेबा को सपोर्ट करते। बट देन सच इज़ लाइफ, राइट? ज़ेबा खुद नहीं थी निकलना चाह रही इस रिलेशनशिप से, वरना तो शुरू में तो वो तो बाप ने स्टैंड ले लिया था ज़ेबा के कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम ख़त्म कर दो इस रिलेशनशिप को। तो जब एक इंसान खुद ही एक रिश्ते से ना निकलना चाह रहा हो, खुद ही अब एक दलदल में फंसना चाह रहा हो, तो फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ लेसन दैट वीव लर्न थ्रू कफील वीव लर्न थ्रू कफील कि यार nobody is going to be able to help you till you are able to help yourself. That is, I think, a big takeaway from this drama and from this story. And I think जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सिमिलर सिचुएशंस में हैं या थे या गुजरे हैं, मेरे ख्याल में उनसे ये बात रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओवरऑल आई थिंक अगेन कफील नाउ शुड बी मूविंग टूवर्ड्स इस कंक्लूजन। अगर ख़त्म हो जाए अब तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में ख़त्म होने जा भी रहा है क्योंकि हमने देखा है कि फरहान के ड्रामे का टीज़र आ गया है, बस तुम साथ हो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। वेरी पावरफुल फर्स्ट टीज़र, बड़ा अच्छा लगा वो टीज़र देख के। तो मेरे ख्याल में अब कफील की कुछ ही एपिसोड्स रह गई हैं, चंद ही एपिसोड्स बाकी हैं, ख़त्म हो जाएगा। किस नोट पे ख़त्म होगा, मज़ीद क्या होगा आगे, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं डेलिबरेटली सैफ और वर्दा की तरफ नहीं जा रहा बिकॉज़ मुझे अब वो ट्रैक ना सिर्फ यूज़लेस लगता है बल्कि अब बाकायदा तौर पे अनॉय करना शुरू कर दिया उस ट्रैक ने मुझे। स्पेशली जो वर्दा के साथ सब कुछ हो रहा है उसके बाद जब आप देखते हैं कि सैफ उसको वे आउट ऑफ़र करता है और कहता है कि ठीक है दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़, बट नाउ ये हमारे बीच में बच्चा आ गया है एंड अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का होगा, तो आई एम विलिंग टू मेक इट वर्क, आर यू? एंड देन ही सेज कि अच्छा चलो सोच के जवाब देना। इसके बारे में घर जाकर सोचो इत्मीनान से। जिस सिचुएशन से वो गुजर रही है उसको उसी वक्त कह देना चाहिए था। मतलब और कितनी हमने देखना है। अब मुझे वो ना थोड़ा सा वो लगना शुरू हो गया है, स्टीरियोटिपिकल एक पूरा आपने ट्रैक दिखा दिया है कि जहाँ पे उसकी माँ, वर्दा का भाई, वर्दा की भाभी, इवन घर की मुलाजमा उसको ताने मारी जा रहे हैं। तो किस एक्सटेंट पे आपने लेके जाना है वर्दा को जब वो ये फैसला करेगी ठीक है मैं सैफ के पास वापस चली जाती हूँ। मतलब लाइक यू नो देयर काइंड ऑफ पुशिंग दैट ट्रैक अ लिटिल टू मच नाउ एंड ऑल्सो काइंड ऑफ शविंग इट इन आवर फेसेस विच वॉज नॉट नीडेड। अब तो उस ट्रैक को तो वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसकी जगह अगर मुझे दनीन और सुबुक का थोड़ा सा और रोमांस दे देते तो मैं खुश हो जाता। बहरहाल अगले हफ्ते देखते हैं कि कहानी मज़ीद क्या मोड़ लेती है और किस तरफ जाती है। आपकी क्या राय है? जो मैंने 2 पॉइंट्स आपके शेयर किए, एक तो सुबुक की पूरी जर्नी मुझे बहुत पसंद आई, ज़ेबा की जो डेवलपमेंट हुई है उस पर एक अद मैंने एतराज़ उठाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू देन ख़वातीनो हज़रात, गुलाम बादशाह सुंदरी। यार आई विल बी ऑनेस्ट विद यू,
जब ये शुरू हुआ ना, ये इस हफ्ते की जो पहली एपिसोड आई, और आप देखते हैं कि फेस ऑफ हो रहा है गुलाम और बादशाह का। बादशाह उसको गालियां निकाल रहा है, गुलाम उसको कह रहा है कि क्या मतलब है कि तूने मेरे सारी उम्र मेरे ऊपर एहसान जताने में गुजार दी और मेरा ये हक था, और we're sons of the same father, और सारी बात। फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरों पर मुक्कों की बारिशें और लातें और घूंसे और सब मारा। लाइक यार ओके, दिस इज हाई ऑक्टेन एक्शन पैक्ड सीक्वेंस यार, बड़ा मज़ा आ रहा है देखते हुए। एंड ऑनेस्टली मुझे ज़ावियार की भी डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी उस सीक्वेंस में, मुझे इमरान की भी अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। फिर मैंने एक सेकंड सोचा, मैंने कहा यार ये सब तो ठीक है, ये जहांदाद अंकल साइलेंटली खड़े हुए ये देख क्यों रहे हैं सब कुछ? पता नहीं आपके जहन में ये सवाल आया नहीं आया? ये माइंड यू, जो जहांदाद अंकल हैं, जो अब तक हमने जितना उनको देखा है, वो इस पूरी जो बरादरी है उसके सरपंच टाइप हैं, पेट्रियार्क हैं। और अगर पेट्रियार्क ना भी हो, बहुत रख रखाव वाले, रोब दबदबे वाली शख्सियत है। शुरू के सीन्स में हमने ये देखा कि वो जो अपने मज़ारे होते हैं ना, जो उनके जो काम करने वाले हैं, उनसे हाथ तक नहीं मिलाना पसंद करते। और वो गुलाम को भी, गुलाम हालांकि गुलाम की तरह उन्होंने रखा हुआ है, गुलाम को भी कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना किसी के साथ। ये दोनों उनके बेटे उनका इतना बड़ा तमाशा लगा रहे हैं, एक दूसरे पर झपट पड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कितना बड़ा पूरे मोहल्ले में नहीं, पूरे गांव में तमाशा लगा हुआ है। वो चुप करके खड़े हुए हैं। एक बार शुरू में शायद उन्होंने बोला है कि स्टॉप इट यू टू, छोड़ो एक दूसरे को, ये क्या तमाशा बना रखा? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वो दोनों लड़ी जा रहे हैं और वो देखी जा रहे हैं, वो लड़ी जा रहे हैं, वो देखी जा रहे हैं। पहले मुझे लगा कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें से, इस सिचुएशन में से मैं बेस्ट पॉसिबल अपने मर्जी का एडवांटेज क्या लूँ, मैं क्या इसमें से कमाल बात निकल सकती है जिससे मेरा बड़ा फ़ायदा हो। वो भी नहीं था। वो दरवाज़ा तोड़ के जब हवेली पहुँचता है वापस बादशाह, तो पीछे पीछे आते हैं और बादशाह को कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो। और वो कहता है मैं इसको मार दूंगा, इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसका वो कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा मैं उसका, कत्ल कर दूंगा मैं उसका। And he goes like no calm down. Then he picks up his phone and he calls somebody. I'm like okay, पता नहीं किसको फोन करने लगे, पता नहीं कौन से डॉक्टर को कहते हैं, हेलो डॉक्टर घर आ जाओ। डॉक्टर इफ्तिखार को बुलाओ फौरन। मैंने कहा यार शायद पुलिस को बुलाने लगे हैं, शायद पता नहीं किसी को, अपने बंदों को फोन करके कहने लगे हैं कि गुलाम को पकड़ ले या बादशाह को आगे संभाले। डॉक्टर ने आगे क्या करना था? वो मेरे ख्याल में जो अगली एपिसोड में हमने पट्टी देखी यहाँ पे जो बादशाह के बंदी हुई थी, आई थिंक वो करने के लिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था। वरना मुझे समझ नहीं आई कि यार इतनी टेंस सिचुएशन में जहाँ पे आपके दोनों बेटे, और आपके तो सगे ही बेटे हैं भाई, माएँ उनकी फ़र्क है, लेकिन आपके दोनों सगे बेटे हैं, आपके दोनों सगे बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं, और आप यू आर द मोस्ट चिल्ड आउट डैड इन द होल वाइड वर्ल्ड। हम तो अगर हल्की सी अब्बा की प्रेजेंस में भाइयों में आपस में को ऊंच नीच हो जाए ना, उधर से जूती उतार के अब्बा जो है ना फेंटी लगा देते थे। और यहाँ पे अब्बा जो है वो, खैर इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये सारी डायनामिक। दूसरी तरफ एज इट शुड बी, जो फुफो अम्मा है उन्होंने पूरा एक तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है सुंदरी को। मेरे जहन में लेकिन पूरा टाइम एक ही बात चल रही है, मैं कहूँ यार ये बेचारी सुंदरी सुबह से गुलाम के इंतज़ार में दुल्हन बनी बैठी है, कोई एक मोमेंट पे उनसे ना हुआ। और गर्मी है, गर्मी ना भी हो, अगर सर्दियाँ भी हो, शादी के कपड़े चुभते हैं यार आपको, मतलब इतना आसान नहीं है शादी के कपड़ों में बैठना। किसी ने ना बोला, ना फुफ्फो अम्मा ने बोला, ना फुफ्फो अम्मा ने बोला, ना सुंदरी ने खुद बोला गया डूड कैन आई चेंज माई क्लोथ्स। मुझे मैं बॉदर हो रहा था देख के यार कि भाई कितना लंबा, और बार बार सब बात कर रहे हैं कि यार इतनी लंबी रात है कट ही नहीं रही, इतनी लंबी रात है कट ही नहीं रही, इतनी लंबी गहरी रात है कट ही नहीं रही। मैं कहा यार सही बात है, इतनी लंबी गहरी रात है कट ही नहीं रही, लेकिन सुंदरी बेचारी से कोई पूछे, जो बेचारी शादी के जोड़े में मेहंदी लगा के इतने चुभने वाले कपड़ों में, चुभते ही है ना ये कपड़े भाई, मैंने कभी पहने नहीं लेकिन आई एम अज्यूमिंग चुभते होंगे, इतने चुभते हुए कपड़ों में बेचारी ने ये वो रात जो कि दुनिया की सबसे लंबी रात थी वो उस बेचारी ने गुजार दी। और लेकिन फिर खूबसूरत बात क्या हुई, रात को तो चलो उसने ये कपड़े पहने रखे,
सुबह जब वो सो के उठी फुप्पो अम्मा के कमरे में, फुप्पो अम्मा ज़ाहिर है उसकी वालदा है, अब तो वो कंफर्टेबल हो गई है कमरे में। एट सम पॉइंट रात में शायद फुप्पो अम्मा ने उसको कपड़े दे दिए होंगे काले रंग के कि ये शलवार कमीज पहन लो, ईजी हो जाओ, और वो फुप्पो अम्मा को जप्पी डाल के रात को सो गई। सुबह जब वो उठी काले कपड़े उसने पहने हुए थे। ये मत सोचिएगा कि मैंने उसके चेहरे पे हुआ मेकअप नहीं देखा। अब जब बंदा, एक थ्योरी ये कहती है कि रात को जब उसने कपड़े चेंज किए और वो कंफर्टेबल हो गई तो उसने मुंह भी धोया होगा और मेकअप वाइप ऑफ करके सोई होगी। सुबह जब वो उठी है यार, वो इतने फ्रेश मेकअप के साथ उठी है, आई किड यू नॉट, कि ये मेकअप करने में अगर आप पार्लर चले जाएं, मेरे ख्याल में, मैंने कभी कराया नहीं है बट आई एम अज्यूमिंग के 2 या 2.5 घंटे लगते होंगे। अगर आप वो सीन देखें, वो आती है बाहर और बादशाह जो है वहाँ पे लेटा पड़ा होता है सोफे के ऊपर, एंड दिस इज बीन अ टफ नाइट फॉर ऑल ऑफ देम। बहुत टेंस सिचुएशन थी। बादशाह और गुलाम एक दूसरे के गिरबान पकड़ा हुआ था, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे। इस सिचुएशन में नींद वैसे ही किसी को नहीं आ सकती थी। लेकिन अगर आप सुंदरी का चेहरा देखें यार, इतना तरोताज़ा, फ्रेश और इतना खूबसूरत उस पर मेकअप हुआ था। मैंने कहा यार इस बंदी को बाप के मरने पे भी इसके मेकअप तो है ही नहीं। मैंने और आमना ने इस्टेब्लिश किया था कि ये उसका जेन्युइन है पैदाइशी तौर पे। शी वोक अप लाइक दैट लिटरली, यू कैन सी इन दिस एपिसोड। ना उसके बाप के मरने पे, ना घर से दरबदर होने में, ना वो जब गुलाम के साथ मारी मारी फिर रही थी 3-3 4-4 दिन सड़कों के ऊपर, ना तब और ना अब, जो कि उसकी ज़िंदगी की प्रॉबली सबसे मुश्किल रात थी, उसका मेकअप नहीं हिला। और जब वो गुलाम को ढूंढते ढूंढते गुलाम के घर पहुंचती है, बिटवीन द टाइम जब वो अपने बिस्तर से उठी है, बादशाह से उसकी इंटरेक्शन हुई है, और जब वो गुलाम के घर पहुंची है, उसका मेकअप मुझे लगता है और मज़ीद फ्रेश हो गया। जब वो गुलाम के घर पे एंटर होती है, वो रेडियंट एक शाइनिंग फेस के साथ एंटर होती है, और मुझे लगता है कि यार मतलब इतनी खूबसूरत लड़की और इतना ये तैयार और इतनी ये बनी धनी है, कब हुआ ये सब कुछ, कब हुआ ये सब, नहीं पता चल सका मुझे। आपके पास अगर इसका कुछ जवाब है मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन दिस इज़ दिस इज़ नॉट एक्चुअली, ये हमारा कुछ, मैं बेवकूफ़, मैं अगर आमना होती तो मैं मान जाता, मैं उनको कहता आमना मैं बेवकूफ़ आदमी। पूछें क्यों? बेसिकली इट्स नॉट जस्ट सुंदरी। आपने इस घर में एक और खातून को देखा होगा, साहिब बीबी जान, साहिब जान खातून, मिसेस जानदाद, बादशाह की अम्मा, गुलाम की स्टेप मदर। यार आप उनको देखें, दिन हो रात हो, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, उनका भी मेकअप, मतलब बेसिकली अगर सुंदरी वो है, अगर सुंदरी को आप 15-20-25 साल आगे ले जाना तो उसने वही बनना है, मिसेस जानदाद। सुबह वो उठ के आई हैं, जब ये पूरी इतनी बड़ी रात, चलो उस रात को तो उनके बेटे की शादी थी, मेहंदी थी, उन्होंने ये जो नाक में एक नोज पिन होती है, एक नोज रिंग होती है, और क्या होता है नाक में, क्या कहते हैं उसको, पता है तुम्हें? जो पहने होते हैं उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे यार शॉर्ट चलाना, उन्होंने अपने नाक में इतना बड़ा वो कुछ गोल्ड का कुछ ज्वेलरी आइटम पहना हुआ है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। और उनका मेकअप और उनके कपड़े और जो उन्होंने मालाएं पहनी होती हैं। रात को तो उनके बेटे का निकाह था, सुबह सुबह सो के उठ के आई हैं। बादशाह बेचारे की हालत ख़राब हुई हुई है, मतलब वही वाली बात है कि भतीजी के साथ उनका बेटा शादी करने वाला है, बेटा इनकारी हो गया है, मेहंदी के ऊपर इतना बड़ा फसाद हो गया है, कत्ल होने लगा, ऑलमोस्ट इतना बड़ा बेटा मार के सुतेले बेटे को जेल जाने लगा था। ये सुबह पहले उठी हैं, पहले ये गई हैं, इन्होंने प्रॉपर अपना मेकअप किया है। अगर सुंदरी के मेकअप करने में 2 घंटे लगते हैं तो इनके मेकअप करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तारीख गवाह, मैं झूठ नहीं बोला, आप देख लें, यहाँ पे शॉर्ट चला देना भाई, उनका देख लेना, जो सुबह वो उठ के आई हैं बादशाह से बात करने, कहती हैं यार तुम्हें सुकून नहीं मिला पूरी रात को, तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ, इतनी टेंशन में गुजरी है, इतनी बड़ी काली रात, इतनी। मैंने कहा आंटी मुझे बताएं, इतनी बड़ी जो काली रात गुजरी है, सुबह सुबह उठ के आपको इतना टाइम कहाँ से मिल गया, आप इतना तैयार होके आई हैं? ना सिर्फ उन्होंने मेकअप किया, ये जो नोज में ये पहनते इतना बड़ा उन्होंने वो भी पहना, उसके बाद उन्होंने वो हीरे जवाहरात वाली इतनी चेनें पहनी, वो तैयार हुई, फिर वो आई बाहर और फिर उन्होंने बादशाह को बोला कि इतनी बड़ी काली रात जो थी उसमें इतना कुछ हो गया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, अब तुम खुश हो, एक कमजात को ये हो गया। और आई वाज लाइक यार इनके पास इतने टेंस एंग्जाइटी रिडन माहौल में इनको तैयार होने का मौका कैसे मिल गया? और इनको कौन ऑफर कर रहा है कि इनके घर पे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मौजूद हैं, जो इनको तैयार करते हैं, स्टाइलिस्ट की पूरी टीम है। आई रियली वांट टू नो कि जो जहांदाद हाउस होल्ड है, आप जहांदाद साहब को देख लें, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो, वो सब प्रिम एंड प्रॉपर हर वक्त तैयार रहते हैं।
ये है, ये इस गांव का माहौल ही ऐसा है। आप अगर देख लें, असल में कुर्बान को देख लें, कुर्बान की बीवी को देख लें, मुर्ग को देख लें, मुर्ग की जो सहेली या बहन है उसको भी देख लें, उसका भी मीम से नाम शुरू होता है, नाम उसका भूल गया। ये सब हर वक्त तैयार रहते हैं। लाजो अम्मा भी जितना तैयार हो सकती हैं वो भी उतना तैयार रहती हैं। ये हर बंदा हर वक्त इस तैयारी में होता है कि उसकी शादी हो जाएगी। ये है इनका मसला भी, यही शादियों का। ये हमें इस एपिसोड में पता भी चला कि जो अब इस ख़ानदान की आधी से ज़्यादा लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि ख़ानदान में लड़के ख़त्म हो गए। ये भी होता है ना, एक सिचुएशन ऐसी अराइज करती है जहाँ पे यार कभी कभी लड़के ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, कभी कभी लड़कियाँ ज़्यादा पैदा हो जाती हैं और लड़के कम होते हैं। तो अब ये ख़ानदान इस सिचुएशन में आ गया कि यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम हैं। अब लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही। अब इस सिचुएशन में देख लें आप, यहाँ पे एक तरफ सुंदरी आ गई, एक तरफ मूर्ख आ गई, लड़का एक है बादशाह, उसको गुलाम को तो वो किसी कागजों में ही नहीं ना लेके आते। मुझे गुलाम से एक बात याद है। गुलाम एक बहुत अच्छा इंसान है और गुलाम का आपने नाम रख दिया गुलाम। गुलाम ये कहता है कि मेरी जिंदगी का कुल जो असासा है, एवरीथिंग दैट आई हैव, वो बादशाह की दी हुई है। ये कपड़े तक बादशाह ने दिए, गाड़ी बादशाह ने दी है, फोन कह रहा है ये फोन तक बादशाह ने दिया। जाते जाते वो रात को जो पता नहीं कौन सी एकदम लोकेशन चेंज हो गई है, जो वो काला गेट आ गया है, आज तक हमने कभी ना देखा ये काला गेट। मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट आपने अगर देखा हो तो मुझे याद कराइएगा। पूरा वो जो उसमें दिखाते हैं, एक बीच में इंसर्ट उन्होंने डाला हुआ, वो हवेली जो पैलेस, जो हमने पहले भी कहा था, जो मैंशन दिखाते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एनीवे, वो गार्ड को देते हैं, फ़ोन देते हैं, फिर वो किसी चला जाता है और बंदा उसको कहता है कि आपने जो हम पे एहसान किए हैं हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। पैसा हो या साथ, डॉक्टर साहब ने कभी नहीं मुंह मोड़ा। आपने जो हमारा जिस तरह से ख्याल रखा ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। मैंने एक सेकंड को सोचा, मैंने कहा यार ये जो गुलाम है, अपने तो कपड़े इसके पास खुद के हैं नहीं, फ़ोन इसके पास खुद का है नहीं, ये कैसे लोगों पे एहसान कर रहा है सिर्फ डॉक्टरी करके? ऐसा तो मुझे इंसिनुएशन नहीं मिली। जो चचा थे जो वो इस तरह से बात कर रहे थे कि उनके घर का राशन जो है वो गुलाम डलवाता है। गुलाम ने सब लोगों को, जैसे इनका बाप है वो, उनको गोद ले रखा है, इस तरह से उनकी मदद करता है। हातम था ये उस इलाके का भाई। तो अगर उसके पास खुद के पास कपड़े नहीं है, उसके पास खुद के पास फ़ोन नहीं है, उसके पास खुद के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, कोरा है वो भी, उसके अपने, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है, तो फिर यार वो सब लोगों का ख्याल कैसे लग रहा है? और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, वो कहता है उससे, चचा के तुम कहाँ जाओगे? कहते मैंने कराची में फ्लैट लिया, वहाँ जाऊँगा। एक बंदा जिसके पास खुद के कपड़े नहीं है, जिसके पास खुद का फ़ोन नहीं है, जिसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसका सब कुछ बादशाह का दिया हुआ है, उसने फ्लैट कहाँ से लिया है? कैसे लिया उसने फ्लैट में? आई डिमांड टू नो। उसके बाद ये पैसे कैसे आए? किराए पे भी अगर उसने फ्लैट ले लिया, किराए देने के भी पैसे कहाँ से आए हैं? डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, नौकरी करता है, एज अ डॉक्टर कुछ ना कुछ पैसे कमाता है। तो एज अ डॉक्टर जब वो कुछ ना कुछ पैसे कमाता है तो फिर वो कपड़े क्यों नहीं खरीद सकता? फिर वो फ़ोन क्यों नहीं खरीद सकता? अगर वो फ्लैट ले सकता है, किराए पे भी फ्लैट का किराया दे सकता है, तो फिर वो ये बार बार क्यों कहता है कि भाई ये जो मेरे तन पे कपड़े हैं ये भी बादशाह के दिए हुए हैं? उसको बादशाह की उतरन पहनने का क्यों इतना शौक है? उसको बादशाह की दी हुई गाड़ियों का ही चलाने का क्यों इतना शौक है? उसको बादशाह के दिए हुए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल ही क्यों करना है? और बार बार ये क्यों कहना है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये सब बादशाह का दिया है? Doesn't make any sense, does it? But anyway, हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पे जो फुफम है वो मुलाजमा को घर की कहती है कि पहले जिसी मुलाजमा ने जाके बताया होता है कि लाजो यहाँ से निकलो, वो उसके खून, सर पे खून सवारा बादशाह के, वो तो गोली मार देगा आज गुलाम को, वो किस्सा खत्म तमाम हो जाएगा। फिर बहरहाल वो फुफुम्मा उसको कहती है मेरा पैगाम लेके जाओ। अब वो पता नहीं क्या पैगाम लेके गई है, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट पैगाम था, इन्होंने म्यूट कर दिया। इन्होंने कहा हम पैगाम नहीं आपको सुना सकते, हम सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि ये गुलाम जिसने कराची में फ्लैट ले लिया है, जिसने पूरी बस्ती के मोहल्ले के लोगों पे बहुत सारे एहसानात किए हैं,
वरना ये कोरा है, इसके पास ना पैसे हैं ना कपड़े हैं खुद के ना फ़ोन है, और क्योंकि ना इसके पास पैसे हैं ना फ़ोन है ना और कुछ है, ये लो इसको कुछ पैसे दे दो जाके। वो आंटी आती हैं जो मुलाजमा है घर की, वो आके इसको पैसे देती हैं और वो रख भी लेता है बेशर्मों की तरह। मैंने कहा यार why did एक तो पुप्पा सेंड हिम दैट मनी एंड why is he accepting it? और फिर अगला आप सीन देखते हैं, अगली सुबह जब वो निकलता है तो यूं चादर ओढ़ के गुलाम घर से निकला है, और यू लाइक ओके ये कहाँ जा रहा है, अब क्या करने जा रहा है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कुर्बान फ़ोन करता है जहादात को, कहता है तुम्हारे तो कुछ पता नहीं चला, पहले तो तुम्हारे जो उसका कमज़ाद बहनोई है ना, हाँ वो किधर उसकी बेटी और तुम्हारा बेटा और ये वो सारा पूरी बातें करता है, फिर तुम्हारी फसलों में पानी आ गया। तो एम आई टू अज्यूम कि उसने जाके फसलों में पानी छोड़ा है, गुलाम ने नहीं, क्योंकि गुलाम को तो बड़ी फुप्पो अम्मा ने रीच आउट किया है, और कुर्बान से तो गुलाम का कोई ताल्लुक नहीं है। और गुलाम क्यों अपने बाप की फसलों में पानी छोड़ेगा, वो गया कहाँ है, ये जो उसने पूरी ऐसे रखी है और वो जो पैसे उसको आए और जो प्लानिंग की है फुप्पो अम्मा ने, उसका क्या बना, कुछ समझ में नहीं आया। बादशाह, आपने वो गाना सुना होगा, पूरा गाना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे ये एपिसोड मेरे सामने खुलती गई, जैसे जैसे बादशाह को मैं देखता गया, तब तब ये लिरिक्स मेरे कानों में बजते गए, मेरे दिमाग में आते गए। पल में तोला पल में माशा कितने रंग बदलती है। ये इतना ऐप्ट बैठता है बादशाह के ऊपर कि एक सेकंड आपकी हमदर्दियाँ बादशाह की तरफ होती हैं, दूसरे सेकंड आप कहते हो यार ये बादशाह ये तो बड़ा पागल जुनूनी किस्म का आदमी है, तीसरे सेकंड फिर आपकी हमदर्दियाँ बादशाह की तरफ चली जाती हैं, चौथे सेकंड फिर आप कहते हो यार ये तो बड़ा पागल जुनूनी किस्म, पांचवें सेकंड फिर आपकी पूरा जो वो सीक्वेंस होता है जब वो गुलाम को मारता है। मैंने कहा यार बादशाह इज ऑन द राइट, बादशाह सही कह रहा है कि यार ये उसका भाई नुमा दोस्त है, इसने कन्फाइड किया उसमें, एक एक चीज़ उसको बताई, ये अपने इस दोस्त के भाई के सामने तलपता रहा, और इस दोस्त को भाई को पूरी बात पता थी, इसने ना बताई बादशाह को, डेफिनेटली गद्दारी की इसने बादशाह के साथ। फिर वो जाके जिस तरह से मिसबिहेव करता है सुंदरी के साथ, वो बड़ा सीन था जब वो ग्लास तोड़ता है, कहती मेरे हाथ पे तो गुलाम के नाम की मेहंदी लगी हो, कहता है ऐसी की तैसी ग्लास तोड़ता है, हाथ जख्मी करता है, खून निकालता है, जाके उसके हाथ पे मल देता है, कहते ले तुम्हारे हाथ पे जो गुलाम की मेहंदी लगी हुई थी उसके ऊपर बादशाह का खून लग। अब मेरा खून उसके नाम की मेहंदी के ऊपर है। गुड सीन, बट यू लाइक ओके मैन, दिस मैन इज साइकोटिक। फिर वो जाता है, फिर वो कहता है बाप को मैं मार दूंगा, मैं गुलाम को मार दूंगा, एंड यू लाइक ठीक है यार, गुलाम को ये मार देगा तो ठीक है, उसका गुस्सा जायज़ है यार, वो एक लड़की से मोहब्बत करता, गुलाम को पता था कि इस लड़की से मोहब्बत करता है, गुलाम ने उसको सीरियसली नहीं लिया, तो ठीक है यार अगर वो मारना चाहे तो। लेकिन फिर वो जाता है अगले ही सेकंड दोबारा सुंदरी के पास, सुंदरी के कमरे में गन लेके, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगा, एंड यू लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। फिर अगले दिन सुबह जब वो उठता है और वो सुंदरी को फॉलो करते करते गुलाम के पास पहुंचता है, गुलाम का लेटर पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इवन सुंदरी इज बिविल्डर्ड, शी लाइक डूड पिक अ लेन, क्या चाहते हो तुम, एक सेकंड तुम मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक सेकंड में तुम मुझे कहते हो तुम मुझे गोली मार दोगे। फिर वो जब उसके आंसू आते हैं एंड यू लाइक ठीक है यार ये बंदा कितना अच्छा आदमी, अब ये रिफॉर्म हो जाएगा, अब इसको ये ख्याल होगा कि ये गलत कर रहा है। उसी सेकंड वो सुंदरी को ड्रैग करता हुआ, ड्रैग पकड़ के, हाथ पकड़ के घसीटता हुआ लिटरली उसको लेके जाता है। यू लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन डूड। बादशाह इस वक्त अगर दुनिया में किसी की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है वो बादशाह है। जो हमारे जहादात साहब हैं, उन्होंने ये ना हुआ कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, पट्टी लगा दी, फिजिकल पट्टी लगा दी, जो मेंटली जिस ट्रॉमा से, जिस टॉर्चर से इस वक्त बादशाह गुजर है कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उसका भी मेरे ख्याल में ख्याल करना चाहिए। कुर्बान जो हैं हमारे मामू बादशाह के, वो अपने चक्रों में हैं, उन्होंने फसलों में पानी छोड़ दिया है, और उनका मानना ये है कि भाई आगे हमें अपोलोजाइज़ करें। पहले मैंने कहा यार कि अगर खाली अपोलोजाइज ही करना है तो कर ले, जाके मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपेरेंटली वो ये चाहते हैं कि पहले अपोलोजाइज करो फिर मुझसे शादी भी करो। और जहांदाद, जैसे मैं शुरू में कह रहा हूँ, इन 2 एपिसोड ने जिस तरह से जहांदाद के कैरेक्टर का बेड़ा गर्क किया है, मैं कभी इनको माफ़ नहीं करूँगा गुलाम बादशाह सुंदरी वालों को। वो जहांदाद जिसका इतना रोब दबदबा था ज़िले में, जो कि डॉन तो एक छोटी सी चीज़ है, गॉडफादर वाला जो गॉडफादर थे ना, वो भी शर्मा जाएंगे, इतना रोब दबदबा था जहांदाद का। वो अपने बेटे को कह रहे चलो आओ चल के मामू से माफ़ी मांगो,
और चलकर कुर्बान अली से माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांगो हम दोनों को मार देगा। मैंने कहा यार, जहां दाद मीर अली, इतना भारी भरकम नाम, उसको इतना आसान है किसी को भी धमकाना और कहना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। या तो कुर्बान मामू के पास इतनी विल पावर है, इतना उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, इतना उनके पास असला है, या पता नहीं लोग हैं या क्या है, आर्मी है, कि वो जहांदाद को आके, जहांदाद को लग रहा है मार देंगे। और जब कुर्बान मामू के भाई ने खुदकुशी की थी, सोहेल या हुएवर, नाम भूल गए, तो तब उन्होंने क्यों नहीं मारा जहांदाद को? सवाल तो ये मेरे जहन में आया। अब क्यों जहांदाद एक भीगी बिल्ली बन के रह गया है और कह रहा है कि भाई मैं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। एक काम कर डूड, चल उधर चल के माफ़ी मांग कुर्बान से, बिकॉज अगर कुर्बान से माफ़ी नहीं मांगी तो हम मर जाएंगे। आगे से बादशाह क्या कह रहा है? बादशाह कह रहा है ऐसे कैसे, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट नॉनसेंस, कानून कहाँ है? व्हाट नॉनसेंस, कानून नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा जिस कानून के तुम्हारे जैसे वजीर हो वहां पे ये बादशाह तुम्हारा ये पूछना बनता है कि कानून कहाँ है। बाप आगे से क्या कहता है? बाप कहता है जब तक कानून पहुंचेगा हमारी दोनों की लाशें पड़ी हुई होंगी वहां पे। मैं कहा यार, ये जहांदाद मीर अली एक जमाने में होता था, इसकी एक बद साबित ये हुआ कि जहांदाद मीर अली की जो बादशाहत है, जो रियाया है, इट्स ओनली रेलिगेटेड टू विमेन, अ हैंडफुल ऑफ विमेन। साहिब जान, लाजोमा और जो बहन है उनकी फुफ्फोमा, इन 3 खवातीन के ऊपर जुल्म करके और इनको अपने नीचे लगा के और इनकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करके और इनको झिड़क के और इनको बदतमीज़ी करके और गालियां दे के और थ्रेटन करके जहांदाद मीर अली को लगता था कि वो कोई बहुत बड़ी तोप है। अब जब कुर्बान भाई आए हैं सामने और कुर्बान भाई ने एक बार थ्रेटन किया है जहांदाद की, ये है क्रक्स गुलाम बादशाह सुंदरी का। एनीवे, मैंने आज कहा था आज का रिव्यू लंबा नहीं होगा, फिर भी मुझे लगता है घंटे से ज़्यादा हो गया, 50 मिनट तक हो गया। आज कोशिश करेंगे कि इसको घंटे से पहले रैप अप करें। आपका गुलाम बादशाह सुंदरी के बारे में क्या ओपिनियन है, मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख्वातीन और हज़रात, आज का ये रिव्यू हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। कोशिश मैंने की है घंटे से पहले रैप अप कर दें। अगले रिव्यू में इंशाल्लाह मेरी और आमना की, आप दोनों से मुलाकात, हम दोनों की आप लोगों से मुलाकात होगी। दैट रिव्यू इंशाल्लाह यू गोइंग टू वॉच ऑन मंडे नाउ। सो ये आप रिव्यू देख रहे हैं थर्सडे को, इसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की ब्रेक आ रही है, लेकिन उसके बाद वंस आमना इज़ बैक इंशाल्लाह फिर आप हमारी बैक टू बैक वीडियोस देखेंगे। मंडे को भी रिव्यू देखेंगे वेंसडे थर्सडे वाले ड्रामों का, ट्यूसडे को रिव्यू देखेंगे वीकेंड वाले ड्रामों का, वेंसडे को आप इंशाल्लाह देखेंगे हॉट बाइट्स। कुछ नई फिल्मों के टीजर्स आए हैं, कुछ नए ड्रामों के टीजर्स आए हैं, कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह देन मूविंग फॉरवर्ड थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, संडे ऑनवर्ड्स मज़ीद अपने जो रूटीन के हमारा जो शेड्यूल है उसमें हम वापस आ जाएंगे। वहाँ सामना इज़ बैक, तो इंशाल्लाह जो हमारे मेंबर्स के साथ हम लाइव करते हैं अगले हफ्ते वो भी करेंगे, वो भी रिज्यूम करेंगे। तब तक ख्वातीन और हज़रात मुझे फ़िलहाल आप दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।